वेलकम फ्रेंड इन माय यूट्यूब चैनल एडुजन प्लस। दोस्तों स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुजन प्लस में। हम आज के टॉपिक में आपके लेकर लिए आए हैं ओम्स के नियम। जैसा कि मैं बताया था कि 10th के एनसीईआरटी टॉपिक से जो लास्ट के क्लास में हमने आपके लिए डिस्कस किया था वो टॉपिक था रेसिस्टेंस लॉ। उसमें हमने सीखा था कि रेसिस्टेंस के नियम क्या है और रेसिस्टेंस के नियम से संबंधित कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन से न्यूमेरिकल बन सकते हैं, उस प्रकार के प्रश्नों के बारे में हमने लास्ट क्लास में जिक्र किया था। आज के क्लास में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ओम्स का नियम क्या है और ओम्स के नियम से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं, उनके बारे में आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओम्स के नियम के बारे में। ओम्स के नियम है क्या? ओम है क्या? ओम एक वैज्ञानिक का नाम है जिन्होंने एक नियम दिया। नियम क्या दिया कि एक इन्होंने सर्किट ले लिया। सर्किट में माने कि सर्किट का मतलब एक सेल लिया, बैटरी लिया। ये बैटरी से किसी भी रेसिस्टेंस मीन्स कोई भी इक्विपमेंट को अप्लायंस को जोड़ दिया। अप्लायंस ये बल्ब भी हो सकता है या आपके घर में यूज होने वाला इलेक्ट्रिक आयरन भी हो सकता है, हीटर भी हो सकता है। तो जब कोई भी आयरन यानी कि कोई भी इक्विपमेंट होगा, कोई भी अप्लायंस होगा, तो उस अप्लायंस के पास अपना रेसिस्टेंस होता है। तो मान लीजिए उस अप्लायंस के पास एक रेसिस्टेंस होगा और उसे हमने सेल के साथ जोड़ दिया, बैटरी के साथ जोड़ दिया। जब बैटरी के साथ जोड़ेंगे तो करंट फ्लो करेगा और एक सर्किट पूरा होगा। जब करंट फ्लो करेगा तो उन्होंने एक चीज बताया कि जब हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, यानी कि फिजिकल फैक्टर जो है उस फिजिकल फैक्टर को कांस्टेंट रखते हैं, तो फिजिकल फैक्टर को कांस्टेंट रहने पर जो करंट होगा ना, ये जो करंट, ये सोर्स वोल्टेज सोर्स से जो निकलेगा, ये करंट का वैल्यू और वोल्टेज का वैल्यू एक दूसरे का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब यह है कि सीधा समानुपाती होता है। सीधा समानुपाती का मतलब है कि जैसे जैसे वोल्टेज सोर्स का वैल्यू हम बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम सर्किट में वोल्टेज सोर्स का वैल्यू बढ़ाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, करंट का वैल्यू बढ़ेगा। यानी कि ओम्स ने कहा कि जब आप किसी भी सर्किट में फिजिकल फैक्टर को आप कांस्टेंट रखेंगे, यानी कि अपरिवर्तित रखेंगे, तो वैसे परिस्थिति में जैसे जैसे आप वोल्टेज सोर्स को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, करंट का मान बढ़ेगा। उन्होंने एक प्रकार का ऑब्जर्वेशन किया। उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया कि जब वोल्टेज सोर्स 5 वोल्ट था, जब वोल्टेज सोर्स 5 वोल्ट था तो वहां पर करंट कितना सप्लाई हुआ, 2 वोल्ट। जब वोल्टेज सोर्स 10 वोल्ट हो गया तो करंट सप्लाई 4। जब वोल्टेज सोर्स 15 वोल्ट हो गया तो करंट सप्लाई 6 वोल्ट। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा यानी कि 20 हो गया, करंट सप्लाई 8 वोल्ट। जैसे ये बढ़ा 25 हो गया तो ये क्या हो गया, 10 वोल्ट। यानी कि जिस रेशियो में, जिस डिफरेंस में या जिस रेशियो में आप कह सकते हैं कि जिस रेशियो में वोल्टेज सोर्स बढ़ रहा है वैसे वैसे सर्किट में करंट का वैल्यू बढ़ रहा है। तो यही चीज को प्रमाणित किसने किया था, ओम्स साहब ने। इसलिए ओम्स ने एक रूल दिया कि जब फिजिकल फैक्टर कांस्टेंट रहेगा तो जो करंट होगा वो अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि यदि आप वोल्टेज जिस रेशियो में बढ़ाएंगे उसी रेशियो में क्या होगा, करंट भी बढ़ेगा। जिसका एक अवलोकन, ऑब्जर्वेशन इस प्रकार से है। इसको आप ग्राफ में यदि दिखाएंगे तो आप ऐसे पाएंगे, देखिए कि जब वोल्टेज हमारा 5 वोल्ट है तो करंट कितना है, 2 वोल्ट। यानी कि 2 वोल्ट पर ये 5 वोल्ट है, आप ऐसे दिखा सकते हैं। उसी प्रकार से जैसे वोल्टेज 5 हो गया तो करंट कितना, 4। जब वोल्टेज 5 हो गया, वोल्टेज जब 10 हो गया तो करंट का वैल्यू जब ये 4 वोल्ट हो गया। उसी प्रकार से आप देखेंगे जब वोल्टेज 15 वोल्ट हो गया तो करंट का वैल्यू 6। जब वोल्टेज हमारा 15 वोल्ट हो गया तो करंट का वैल्यू हमारा 6 आ गया। जैसे फिर वोल्टेज आपका 15 से 20 हो गया तो करंट 8 एम्पियर। यानी कि जब वोल्टेज आपका बढ़कर 20 हो गया तो करंट 8 एम्पियर आ गया। जैसे जैसे फिर आपका वोल्टेज 20 से 25 हो गया तो करंट का वैल्यू कितना आ गया, 10। ये जब 25 हो गया तो आपका वैल्यू 10 आ गया, यानी कि ये रेसिस्टेंस हो गया। तो ये जो इसका जो ग्राफ निकला, ये ग्राफ ऐसे निकला कि जो ये ग्राफ होगा ना, यही रेसिस्टेंस को दिखाता है, यही रेसिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि ओम्स ने ये कहा कि जब हम फिजिकल फैक्टर को कांस्टेंट रखते हैं तो ऐसे परिस्थिति में हमारा जो सर्किट का जो रेसिस्टेंस होगा वो सर्किट के रेसिस्टेंस में, सर्किट के जो रेसिस्टेंस है यानी कि प्रतिरोध है, उसमें किसी भी प्रकार का वेरिएशन यदि न हो तो वैसे स्थिति में सर्किट में जो रेसिस्टेंस है यदि उसमें किसी प्रकार का वेरिएशन न हो, बदलाव न हो, तो जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, करंट भी बढ़ेगा। यानी कि आपका रेसिस्टेंस इस प्रकार से ये ग्राफिकली रूप से दिखाया गया है, जिसमें जो ये ग्राफ है ये कांस्टेंट रेसिस्टेंस को दिखाता है, साथ ही साथ कांस्टेंट फिजिकल फैक्टर को दिखाता है। तो ये आपका पूरा का पूरा रेसिस्टेंस लॉ है। अब रेसिस्टेंस लॉ के बाद देखेंगे कि हम लोग रेसिस्टेंस को कनेक्ट किस प्रकार से करते हैं।
यानी कि हम यहाँ पर एक टॉपिक देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस। एक टॉपिक हमारा जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, इसको बोल सकते हैं आप प्रतिरोध का संयोजन। प्रतिरोध का संयोजन, यह प्रतिरोध का संयोजन आप दो तरह से कर सकते हैं। प्रतिरोध के एक संयोजन है, उसको बोलते हैं श्रेणी क्रम में संयोजन। श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का संयोजन। और दूसरा है समांतर क्रम में प्रतिरोध का संयोजन। यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस इन सीरीज, कॉम्बिनेशन ऑफ। अब हम लोग जो है देखते हैं कि प्रतिरोध, ओम के नियम के आधार पर प्रतिरोध का संयोजन कैसे किया जाता है। तो प्रतिरोध के संयोजन करने के जो ओम साहब ने दो तरीके बताए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि करंट के फ्लो को यदि कंट्रोल करना है तो उस केस में जो हमारा रेसिस्टेंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जैसे रेसिस्टेंस का वैल्यू कम होगा तो ऑटोमेटिकली कम वैल्यू अधिक फ्लो ऑफ करंट को दर्शाता है। यदि रेसिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा तो फ्लो ऑफ करंट को कम दर्शाता है। अधिक रेसिस्टेंस ये चीज़ को सूचित करता है कि वो करंट का लॉस, माने कि जब अधिक रेसिस्टेंस किसी सर्किट में हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पर करंट का लॉस जो है, इलेक्ट्रिसिटी का लॉस ज़्यादा हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हमारा वेस्ट जा रहा है, लॉस हो रहा है। तो कम रेसिस्टेंस कहीं ना कहीं हमारे सर्किट को संचालन करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। कम रेसिस्टेंस होने से सर्किट में फ्लो ज़्यादा होता है। लेकिन जब भी हम कोई एम्पलीफायर बनाते हैं, चाहे कोई भी सर्किट हम जनरेट करते हैं, तो किसी सर्किट को बनाने में हमें हमेशा एक जैसे रेसिस्टेंस नहीं, कम और ज़्यादा रेसिस्टेंस की आवश्यकता होती है। सपोज कीजिए कि कोई रेसिस्टेंस का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है और वैसे परिस्थिति में माने कि 2 किलो ओम, 3 किलो ओम, 4 किलो ओम करके कोई रेसिस्टेंस दे दिया हुआ है और आपको 0.5 किलो ओम रेसिस्टेंस चाहिए। यानी कि जो गिवन रेसिस्टेंस है, जो दिया हुआ रेसिस्टेंस है, यदि उस रेसिस्टेंस से आपको यदि कम वैल्यू चाहिए, जो दिया हुआ रेसिस्टेंस हमारे पास जो है, यदि उससे आपको कम वैल्यू चाहिए तो उसे आप कनेक्ट करके ही प्राप्त कर सकते हैं, कंबाइन करके ही प्राप्त कर सकते हैं। या आपको जो दिया हुआ वैल्यू रेसिस्टेंस का है, यदि उससे अधिक रेसिस्टेंस चाहिए तो वैसे परिस्थिति में भी उस रेसिस्टेंस को आप कनेक्ट करके ही प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको अधिकतम रेसिस्टेंस चाहिए, यानी कि मान लो कि हमारे पास रेसिस्टेंस है 2 किलो ओम का, 4 किलो ओम का, 6 किलो ओम का। मान लो कि ये 3 प्रकार के रेसिस्टेंस हमारे पास है, ये 3 प्रकार के रेसिस्टेंस है। एक 2 किलो ओम का रेसिस्टेंस है, एक 4 किलो ओम का रेसिस्टेंस है और एक हमारे पास 6 किलो ओम का रेसिस्टेंस है। लेकिन हमें चाहिए मुख्य रूप से, हमें जो चाहिए 12 किलो ओम का रेसिस्टेंस, या हमें मान लो कि हमें चाहिए, मान लो कि इससे कम 3 किलो ओम का रेसिस्टेंस चाहिए। 3 है यहाँ पर है नहीं, मान लो कि इससे हमें ये चाहिए। तो यदि मान लो आपको जो रेसिस्टेंस गिवन है और इससे ज़्यादा रेसिस्टेंस चाहिए, जो रेसिस्टेंस दिया हुआ है आपको इससे ज़्यादा रेसिस्टेंस लेना चाहते हैं, तो वैसे परिस्थिति में इन रेसिस्टेंसों को आपको सीरीज में कंबाइन करना होगा, यानी कि श्रेणी क्रम में रेसिस्टेंस को जोड़ने पर, श्रेणी क्रम में रेसिस्टेंस को जोड़ने पर हमें उसका अधिक वैल्यू प्राप्त होता है। वहीं दूसरी तरफ जब आपको जो रेसिस्टेंस गिवन है यदि उससे कम वैल्यू चाहिए, जो रेसिस्टेंस गिवन है उससे कम वैल्यू चाहिए, तो वैसे परिस्थिति में इसको हमको पैरेलल कॉम्बिनेशन करना होगा, पैरेलल में कंबाइन करना पड़ेगा, समांतर क्रम में कंबाइन करना पड़ेगा। दोनों की खासियत क्या है? दोनों की खासियत देखने के लिए देखिए, ये रेसिस्टेंस है, यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स से कोई करंट जा रहा है। ये अब ये करंट यदि सर्किट में सप्लाई होगा तो जब सीरीज में रेसिस्टेंस कंबाइन होगा और वोल्टेज सोर्स से जब करंट सप्लाई होगा तो सप्लाई होने के बाद जितने भी रेसिस्टेंस है सभी रेसिस्टेंस पर यही करंट रहेगा, यानी कि सेम करंट रहेगा। मान लीजिए कि इस वोल्टेज सोर्स से 10 एम्पेयर का करंट फ्लो किया, तो 10 एम्पेयर का करंट फ्लो करेगा तो इस रेसिस्टेंस पर भी करंट का वैल्यू 10 एम्पेयर ही होगा, इस रेसिस्टेंस पर भी करंट का वैल्यू 10 एम्पेयर होगा, इस पे भी 10 एम्पेयर, इस पे भी 10 एम्पेयर। लेकिन मान लीजिए कि रेसिस्टेंस इसका अलग अलग है और मान लो कि यहाँ पर हम 20 वोल्टेज सप्लाई किए, 20 वोल्टेज इसका सोर्स है,
तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा पहला रेसिस्टेंस पर, ये रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग होगा। यदि रेसिस्टेंस का वैल्यू कम होगा तो वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, रेसिस्टेंस का वैल्यू यहाँ पर उससे ज़्यादा होगा तो वोल्टेज ड्रॉप इससे ज़्यादा होगा, यानी कि वोल्टेज यहाँ बढ़ जाता है। क्या होता है? वोल्टेज बढ़ जाता है। तो आपको याद रखना है कि जो श्रेणी क्रम में रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है उसमें प्रत्येक रेसिस्टेंस पर, यानी कि एवरी रेसिस्टेंस पर, ईच रेसिस्टेंस पर करंट सेम होता है, बल्कि वोल्टेज क्या होता है? डिवाइड हो जाता है। वोल्टेज डिवाइड करेगा। जब वोल्टेज डिवाइड करेगा तो आप यहाँ पर याद कीजिए कि यहाँ से हमने सप्लाई दिया था बी वोल्ट, यहाँ से हमने सप्लाई क्या दिया? बी वोल्ट, और ये वोल्ट अलग अलग रेसिस्टेंसों पर ड्रॉप आउट हुआ। मान लीजिए बी वोल्ट हमने सप्लाई किया, जब ये बी वोल्ट सप्लाई किया तो ये बी वोल्ट डिवाइड हो गया, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। तो यहाँ पर जो V जो है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। अब V का जैसे ओम्स के नियम से हम लोग जानते हैं V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। तो हमने ये ओम्स के लॉ से हमने ये कॉन्सेप्ट ला दिया, V इक्वल टू IR इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब टोटल रेसिस्टेंस। क्या? टोटल रेसिस्टेंस। तो R इक्विवेलेंट बराबर में V1 पर ड्रॉप आउट होगा IR1, इस पर ड्रॉप आउट होगा IR2, इस पर होगा IR3, इस पर होगा IR4। ये सब में I कॉमन मिल रहा है तो I कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, I से I ये कैंसिल हो जाएगा तो टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 होगा। यानी कि जब श्रेणी क्रम में सीरीज में आप रेसिस्टेंस के कंबाइन करेंगे तो जितने भी रेसिस्टेंस का गिवन वैल्यू होगा वो सभी वैल्यू को डायरेक्ट आप ऐड कर देंगे तो आपको अधिक से अधिक रेसिस्टेंस मिल सकता है, उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। वहीं दूसरी तरफ आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखेंगे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज सोर्स है तो सभी जो रेसिस्टेंस कंबाइन है वो सभी पर वोल्टेज सोर्स सेम रहेगा, सभी पर वोल्टेज सोर्स सेम रहेगा, लेकिन करंट डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सपोज करो कि यहाँ से हमारे पास 10 एम्पेयर का करंट गया, ये करंट जो है से अलग अलग रेसिस्टेंसों पर बटेगा। अब ये यहाँ से करंट का जंक्शन बन गया, ये करंट कुछ यहाँ पर आएगा, कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, कुछ ऐसे जाएगा, यानी 10 एम्पेयर का करंट ये बटेगा कई पार्टों में। तो इस पर करंट का वैल्यू कुछ और होगा, इस पर करंट का वैल्यू कुछ और होगा, इस पर करंट का वैल्यू कुछ और होगा, इस पर कुछ और होगा, 10 एम्पेयर बट जाएगा। अब कहाँ पर ज़्यादा होगा, कहाँ पर कम, ये चीज़ें डिपेंड करता है कि रेसिस्टेंस पर। जहाँ पर रेसिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा वहाँ पर करंट कम होगा। इसमें जहाँ पर रेसिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा होगा वहाँ पर करंट क्या होगा? कम होगा। जहाँ पर रेसिस्टेंस का वैल्यू कम होगा वहाँ पर करंट क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो याद रखना है कि आप जब क्वेश्चन करने वक्त, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को बनाने वक्त ऐसे जब सीरीज में पैरेलल में क्वेश्चन रहेगा तो कैसे पहचान करेंगे कि ये सीरीज में है कि पैरेलल में है? तो सीरीज और पैरेलल की पहचान करने के लिए आपको जंक्शन चुनना पड़ता है, ज्वाइंट चुनना पड़ता है कि जहाँ पर करंट बट रहा है, जहाँ पर करंट का वैल्यू बटेगा वहाँ पर आप समझिए कि वो पैरेलल कंबाइन है। जहाँ पर करंट का वैल्यू नहीं बट रहा है, एक सिंगल वायर है, वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर वो सीरीज कॉम्बिनेशन है। और जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन पहचान लेंगे तो टोटल रेसिस्टेंस निकालने के लिए इसको डायरेक्ट आपको ऐड करना है। जैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानेंगे तो इसको ऐड करने के लिए आपको इस फार्मूला का लगाना है। अब जैसे मैं बताया कि इस कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, इस कॉम्बिनेशन में करंट बट रहा है। क्या बट रहा है? करंट बट रहा है। तो करंट यहाँ से हमने आई सप्लाई किया, इस वोल्टेज सोर्स से आई सप्लाई किया, ये आई बट गया, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5, यानी कि ये चार पांचों में, ये पार्टों में बट गया। तो I इक्वल टू क्या आ गया? I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 प्लस I5। हम लोग जानते हैं कि ओम्स के लॉ से V इक्वल टू क्या हो गया? IR हो गया। तो यहाँ से हम I का वैल्यू क्या निकाल सकते हैं? V ओपन में R निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या किया हमने? V ओपन में R इक्विवेलेंट। जैसा कि मैं बताया कि सभी रेसिस्टेंस पर वोल्टेज क्या है? इक्वल है, तो यहाँ पर V वही रहेगा, V ओपन में R1, V ओपन में R2, V ओपन में R3, V ओपन में R4, V ओपन में R5। अब सब में से यहाँ पर V कॉमन ले लेंगे तो V ओपन में R इक्विवेलेंट इक्वल टू V ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस 1 ओपन में R3, 1 ओपन में R5, 1 प्लस ओपन में R5। इसलिए V से V कट आउट हो गया, कैंसिल हो गया। 1 ओपन में R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 ओपन में R1 प्लस 1 ओपन में R2 प्लस 1 ओपन में R3 प्लस 1 ओपन में R4 प्लस 1 ओपन में R5। ये जो है हमारा टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है। कैसे निकालेंगे ये? तो पैरेलल के लिए ये फार्मूला का प्रयोग करेंगे और सीरीज के लिए इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे, और इस प्रकार से हम दोनों तरीके से रेसिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं सीरीज और पैरेलल में।